चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा था, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिज़नेस को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है बिजनेस फैसिलिटेशन। इसका मीनिंग लिखा हुआ है, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं फैसिलिटेटर्स। क्लियर है? ये फैसिलिटेटर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं, तो इसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं जो बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। क्लियर है जी? अब देखिए लेयर 1 में क्या लिखा हुआ है। पहले तो फैसिलिटेटर का मीनिंग समझिए। कहते हैं फैसिलिटेटर इज समवन who engage in the act of facilitation. To facilitate it means to make easy or easier. तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस को फैसिलिटी देता है ताकि वो इजीली अपना काम कर सके। सिंपल। तो यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। लेयर 1 में आ जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर पहले मीनिंग समझिए क्या है। हु आर इन इमीडिएट डे टू डे टच विद रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़। ये वो फैसिलिटेटर्स हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं, किसमें? डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो आपने ये चीज़ें समझनी है। लेयर 1 में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्या करते हैं? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। अब इनमें कौन कौन आती हैं एक्टिविटीज़, वो समझिए। फर्स्ट इसमें है फ्रेट फॉरवर्डर। फर्स्ट क्या है? फ्रेट फॉरवर्डर। इट मीन्स जब भी फ्रेट का नाम आ गया, इट मीन्स ये आपको आपका जो भी सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट करने में कहाँ से? जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन हो रही है, फ्रॉम प्रोडक्शन एरिया, कहाँ पर लेके जाते हैं? टू द मार्केट। समझ में आई? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फ्रेट फॉरवर्डर इज एन एंटिटी who organize shipments for business firms to get goods from the manufacturer or producer to a market, customer और final point of distribution। तो ये एक नेटवर्क है। फ्रेट फॉरवर्ड जो कर रहे हैं ना, ये एक नेटवर्क है। किसका? नेटवर्क विद शिपिंग कंपनीज, एयरलाइंस, रेलवेज, रोडवेज। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, चाहे तो वो एयरवेज हैं या वो रोडवेज हैं या वो वाटरवेज हैं या क्या रह गया हमारा? रेलवेज। तो ये इनके साथ हमारा कांटेक्ट होता है। ये अपने अपने वे से हमारे माल को मार्केट तक लेके जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर। अब ना यहाँ पर ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई है, दीज पार्टीज आर एक्सलरीज और एड्स टू ट्रेड। ये लिख लो, समझ लो, क्योंकि इससे पॉइंट लेयर 2 में काम आएगा। इसको हम ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको और क्या बोलते हैं? ये जो फ्रेट फॉरवर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ये आपने नोट करना है। समझ में आ गई? सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है? बिजनेस इंक्यूबेटर। नंबर 2 फ्रेट फॉरवर्डर है ए में, नंबर 2 है बिजनेस इंक्यूबेटर।
अब ये क्या करते हैं आपको हेल्प, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कंपनी दैट हेल्प्स न्यू एंड स्टार्टअप कंपनीज टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ऑफिस स्पेस। तो ये आपको हेल्प करते हैं न्यू बिजनेस को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये ऑफिस स्पेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ये आपके स्टाफ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्पेस नहीं है, तो आपको स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ से लें, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। आगे देखिए क्या है, बिजनेस एक्सेलरेटर, सी, बिजनेस एक्सेलरेटर। अब ये आपको क्या हेल्प करते हैं, देखिए कहते हैं एंटिटी विच हेल्प्स अ बडिंग बिजनेस, बडिंग मतलब जो भी उभर रहा है, जो भी नया बिजनेस है, क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड पुट इन द फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। ये सिंपल आपको गाइडलाइंस देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करोगे। सिंपल आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, आपको गाइडलाइंस देते हैं, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मेंटर कौन होता है, वो पर्सन जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं, हम उसका ही जैसा वो करता है वैसा ही करने की सोचते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको कि आपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है। आप एक नई एमर्जिंग बिजनेस है, आपका एक बडिंग बिजनेस है, तो आप किस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, तो सारा उसके बारे में आपको एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अब ये फाइनेंस के बारे में आपको राय देंगे ऑब्वियसली। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आप लोन ले सकते हो। कहते हैं पर्सन और एंटिटी हु एडवाइसेस द बिजनेस ऑन द वेरियस सोर्सेज, मोड्स एंड मेथड्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कहाँ से ले सकते हो, अपनी कंट्री से ले सकते हो, बाहर से ले सकते हो, और इसमें क्या शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, एक्सेट्रा। बस इसमें डिटेल में नहीं जाना, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि बिजनेस एक्सेलरेटर कौन सी लेयर में आएगा, आप लिखोगे लेयर 1 में। ठीक है, बिजनेस एक्सेलरेटर किसका पार्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो ये चीज़ें आपने लर्न करनी है और ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। आगे लास्ट क्या दिखा हुआ है, मर्केंडाइजर, पॉइंट ई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ही चल रहा है मर्केंडाइजर। अब ये आपको क्या हेल्प करते हैं, देखिए कहते हैं हु हेल्प्स द बिजनेस इन इट्स प्रोक्योरमेंट एंड सेल। अब आपने चीज़ों को कैसे डिस्प्ले करना है, बेसिकली इनका काम क्या है कि अपने स्टोर पर चीज़ों को कैसे डिस्प्ले करोगे ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। टू अट्रैक्ट कस्टमर, ये आपको उसके बारे में गाइडलाइंस देते हैं कि कौन कौन सी गुड्स आप प्रोवाइड कर सकते हो उनको, कौन कौन सी गुड्स स्टोर पर ला के रख सकते हो, कैसे उनको डिस्प्ले करोगे ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, ये उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो ये हो गए हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 5 फैसिलिटेटर्स, दैट इज़ फ्रेट फॉरवर्डर जो आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इनको एड्स टू ट्रेड में भी इंक्लूड करेंगे। बिजनेस इंक्यूबेटर ये आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, ऑफिस स्पेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस एक्सेलरेटर आपको अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके बारे में आपको गाइडलाइंस देते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको फाइनेंस के बारे में एडवाइस देंगे कि कहाँ कहाँ से आप लोन ले सकते हो। और मर्केंडाइजर क्या करते हैं, आपको गुड्स के बारे में बताते हैं कि आप गुड्स को कैसे डिस्प्ले करोगे ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। इतनी चीज़ क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं लेयर 2, ये होगी लेयर 1। अब हम बात करेंगे लेयर 2। लेयर 2 का आप अपने नोट्स में देख रहे होगे, नेम लिखा हुआ है एक्सलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, जो ट्रेड करने में आपको हेल्प करते हैं। तो ये एक यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, बिजनेस फैसिलिटेटर, इसको एड्स टू ट्रेड में भी मानेंगे। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है लेयर में ट्रांसपोर्ट।
तो ये लेयर 1 में भी जाएगा, लेयर 2 में भी जाएगा। क्लियर है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रेट फॉरवर्डर, जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करती हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बोथ विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड। वो तो है ही है, बिना ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें आपने प्रोड्यूस की वो बाहर आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, इवन अपनी कंट्री में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा इसमें आ जाता है वेयर हाउस की फैसिलिटी। वेयर हाउस, और वेयर हाउस में क्या है कि आपने प्रोडक्शन कर दी, एकदम से तो पूरा माल आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या पूरे डिमांड तो नहीं बिक सकता, आपका पूरा माल आपका नहीं बिक सकता, तो आप क्या करोगे? उसको स्टोर करके रख लेते हो। तो ये आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउस। स्टोरेज फैसिलिटी का फ़ायदा क्या है कि लोग जब जब डिमांड करेंगे तब तब आप निकाल के उनको सप्लाई कर दोगे। एक तो टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दूसरा ये प्राइस को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर शॉर्टेज हो जाएगी चीज़ों की, आपने स्टोर करके नहीं रखा, ख़राब हो गई, जब लोग डिमांड करेंगे तब सप्लाई नहीं होगी, फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका? प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो वेयर हाउस कहीं ना कहीं प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं, जब जब आप डिमांड करोगे निकाल के दे देंगे। स्टोरेज फैसिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन। और वेयर हाउस के साथ एक कोल्ड स्टोरेज डाल लें, तो इसमें कोल्ड स्टोरेज में क्या डालते हैं? कोल्ड स्टोरेज में इसमें वो चीज़ें जो पेरिशेबल हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो जब उनका सीज़न नहीं होता, ऑफ सीज़न में भी ये वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज ये आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी तो है ही है। आगे इसमें क्या आ जाएगा? बैंकिंग। अब बिना बैंकिंग के तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, बैंकिंग और फाइनेंस के तो बिना ट्रेड कर ही नहीं सकते। बैंक्स आपको लोन देने में भी हेल्प करते हैं, आप उसमें पैसा डिपॉजिट भी करवाते हो, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। ट्रांजैक्शंस आजकल सारी ऑनलाइन होने लग गई हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा इंश्योरेंस। अब आप बिजनेस किया है तो इंश्योरेंस तो आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है? इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक इंश्योर्ड और एक इंश्योरर। कहते हैं इंश्योरर एग्रीज टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड। टू पार्टीज़ हैं इसमें, जो इंश्योरेंस करवाता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, और जो पर्सन हमारा इंश्योरेंस करता है उसको बोलते हैं इंश्योरर। तो इंश्योरर आपको गारंटी देता है, एग्रीमेंट साइन करते हो आप कि जब भी आपका कोई लॉस होगा वो हम आपको पे करेंगे, कवर करेंगे। मेनली इंश्योरेंस कौन सा करवा लेते हो आप बिजनेस में? थेफ्ट का और फायर का। चलिए आगे क्या दे रखा है? लेयर 3। ये तो इतना ही करेंगे। लेयर 3 अब आपका डिटेल में आ जाएगा। लेयर 3 में हम करेंगे वेरियस फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको फंड प्रोवाइड करती हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको फंड नहीं देती, सिर्फ आपको रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है फंडिंग इंस्टीट्यूशन। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? प्लीज़ बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? प्लीज़ बताएं। फंडिंग इंस्टीट्यूशंस करने जा रहे हैं, उसमें हम नाबार्ड को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ जी, क्लियर, थैंक यू। क्लियर आपको होता है, खुशी मुझे होती है कि आपको क्लियर हो गया। हाँ जी, लेयर 3 फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें पहले फंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। जैसा जैसा आपके नोट्स में लिखा है वही वही ऑर्गेनाइजेशंस आप करोगे, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करती है। ये तो नेम से ही क्लियर हो गया। क्लियर? इसका बारे में ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन क्या आ सकता है कि IFCI इसकी फुल फॉर्म वो यहाँ पर लिख दी। ये किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, सर्विस सेक्टर के लिए है। तो आप क्या टिक करोगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1 जुलाई 1948। ये भी आपने लर्न करना है। अब आगे जो आपका सिलेबस रह गया ना सारा, ये इसी टाइप का ही चलेगा, आपके लर्न करने वाला है। 1 जुलाई 1948 एज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू कैटर टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये कौन सा लोन प्रोवाइड करते हैं? लॉन्ग टर्म। बस ये चीज़ें आपने लर्न करनी है। 1 2 3 4। क्लियर हुई बात? चलिए इसमें सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज ICICI। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडस्ट्रियल, मैं तो खुद ही भूल गई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म आप याद करोगे। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1955 में। अब इसका भी नेम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ के लिए ही हैं। तो ये ICICI जो है, ये इंस्टीट्यूशन आपको क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ को लोन देती है। बस इतना करोगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक और है IDBI। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब ये कब आया था? 1964 में। चलिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बैंक क्या करता है? फंडिंग इंस्टीट्यूशन में है, फंड प्रोवाइड करता है अगेन किसको? इंडस्ट्रीज़ को। तो तीनों जो हैं ये IFCI, ICICI, IDBI, ये किसके लिए हैं? इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब इंडस्ट्री सेक्टर में तो इतना ही करेंगे। अब हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाबार्ड। इतना आपको क्लियर है? चलिए इसमें से तो यही लर्न करेंगे। नेक्स्ट फंडिंग इंस्टीट्यूशन जिसको हमने डिटेल में करना है, दैट इज नाबार्ड। NABARD। चलिए, नाबार्ड लिखा हुआ आपके नोट्स में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहीं से 2 क्वेश्चन बन गए अब आपके लाइन से ही। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो नाबार्ड है, ये बेसिकली किसका बैंक है? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ये अपेक्स बैंक है। मेनली ये किसानों के लिए आया था, उनको इजीली लोन मिल सके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तब ये नाबार्ड आया था। और ये कौन से एरिया के लिए है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अर्बन एरिया, रूरल एरिया या सेमी अर्बन? तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? रूरल एरिया। तो 2 क्वेश्चन तो ये बन गए कि नाबार्ड किसके लिए है? इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या सर्विस के लिए? तो आप लिखोगे एग्रीकल्चर। कौन सा एरिया? अर्बन, रूरल या सेमी अर्बन? तो आप लिखोगे रूरल एरिया। अब नाबार्ड जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ? नाबार्ड एक्ट आया था इन 1981। नाबार्ड
एक्ट, दैट इज़ 1981। एक्ट का मतलब क्या है, इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं नाबार्ड को वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस वजह से आया था, एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि हो रही हैं रूरल एरिया में उसको हेल्प करने के लिए नाबार्ड। अब आया कब, ये आया अगेन, ये जो एक्ट था, एक्ट में इसके बारे में प्रोविज़न दी हुई है। ये इसका जब से काम करना शुरू किया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। क्लियर है जी, ये चीज़ आपने लर्न करनी है। आगे क्या है, कहते हैं ये जो जब नाबार्ड 1982 में आया, इससे पहले जो नाबार्ड का काम था ये कौन कर रहा था, आरबीआई। आरबीआई किसानों को लोन दे रही थी, फिर आरबीआई ने अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर दी, किसको दे दिया, ये नाबार्ड को दे दिया। एक होता है रीफाइनेंस फंक्शन। रीफाइनेंस फंक्शन मीन्स एक लोन दे दिया उसके बाद एक और लोन देना। तो ये काम कौन कर रहा था पहले, एआरडीसी, दैट इज़ एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये दोनों काम अब कौन करेगा, नाबार्ड। तो बेसिकली जो काम पहले आरबीआई और एआरडीसी कर रहे थे अब वो किसको दे दिए गए हैं, नाबार्ड को। इट वॉज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन ऑन 5 नवंबर 1982। सर्विसेज कब देनी शुरू की थी, 5 नवंबर 1982। यहाँ पर सर्विसेज स्टार्ट हुई, 12 जुलाई 1982 में इसकी एग्जिस्टेंस हुई। ये एक्ट का नाम दिया हुआ है कि इसके जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ये चीज़ें आपने लर्न करनी है। नंबर 4, अब इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम नाबार्ड में, कहते हैं नाबार्ड इज़ एन अपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ये तो मैंने लिख ही दिया, अपेक्स बैंक है, मेन बैंक है, अपेक्स का मतलब मेन है। अब इसके हेड क्वार्टर की बात करेंगे, इसका जो हेड क्वार्टर है, ये क्वेश्चन आ जाता है, वो कहाँ पर है, मुंबई, मुंबई हेड क्वार्टर। चलिए आगे देखते हैं रोल। अब काम क्या करेगा, बेसिकली इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, काम क्या करेगा ये हम कर ही चुके हैं। एग्रीकल्चर और रूरल एरिया या और भी रूरल एरिया में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज़, तो उनको सपोर्ट करता है ये। क्लियर, और इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट फंक्शन भी यही दे रखा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं रूरल एरिया में उसके लिए लोन देता है। नाबार्ड क्या करता है, कोई भी जितनी भी स्कीम्स हैं लोन को लेकर उनको फ्रेम करता है। इसमें कुछ भी खास नहीं है जी, आप ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, नाबार्ड का सारा कुछ छोड़ सकते हो। नाबार्ड यही काम करता है बस बेसिकली रूरल एरिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हेल्प करता है, उनको मॉनिटर करता है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है रिहैबिलिटेशन स्कीम, रिहैब स्कीम, उसको चेक करता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर को सपोर्ट करते हैं ये इस स्कीम के अंडर। क्लियर है, रिहैब स्कीम, ये पॉइंट 2 में दिया हुआ है फंक्शंस में। उसके बाद कहते हैं आरबीआई जो भी काम करता है ये नाबार्ड जो भी काम करता है ये आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन सभी के साथ मिल के काम करता है, इनको कोऑर्डिनेट करता है, इनको हेल्प करता है, इनको कोऑपरेट करता है। आरबीआई का मेन काम क्या है, रूरल एरिया को डेवलप करना, उनको अपलिफ्ट करना। चलिए अब इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि नाबार्ड ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की। एक होता है SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप।
तो ये ग्रुप बना रखे हैं कुछ लोगों का, ये क्या करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको ये हेल्प करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करते हैं। उसके बाद ट्री बेस्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। ट्री बेस्ड ट्राइबल कम्युनिटी मीन्स ऐसे रिमोट एरियाज़, ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो अभी भी जंगल में रहती हैं, उनको हेल्प करते हैं। वाटरशेड अप्रोच इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये रूरल एरिया में होता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स बारिश आई, रेन वाटर इकट्ठा किया, उसको प्रिजर्व किया, तो उससे ये लोग अपनी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने की सोचते हैं, उनको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद अगेन फार्मर्स के लिए ये है कि उनको हेल्प करते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड बेसिकली क्या है, किसानों का बैंक है, रूरल एरिया का बैंक है, उनको ईजिली लोन प्रोवाइड करता है और इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर हुआ जी नाबार्ड का आपको? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताएं पहले, फिर हम बात करेंगे आगे आरबीआई की। जी नाबार्ड, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। मैं आपके पीछे क्वेश्चन देख रही हूँ, उसमें भी यही चीज़ें पूछी गई हैं। हेडक्वार्टर पूछा गया है, नाबार्ड का काम क्या है ये पूछा गया है कि कौन से किसकी हेल्प करता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? अच्छा, अब जब ये मैंने स्टार्ट किया था, ये फंडिंग इंस्टीट्यूशन का हेडिंग लिखा हुआ था। फंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ क्या लिखा हुआ है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स, इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स। क्लियर है? चाहे तो IFCI, ICICI, IDB और नाबार्ड, ये सारे क्या है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जितने भी फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स। क्लियर है जी? चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। ये फंड नहीं देती आपको डायरेक्टली, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हम पहले बात करते हैं आरबीआई की, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम पहले किसकी बात करेंगे, आरबीआई। ये आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है? चलिए, अब आरबीआई जो है ये रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात हो रही है। अब नॉन फंडिंग में क्या लिखा हुआ है, इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज़। ये वो बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं। आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, अब डेवलपमेंट बैंक्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये फंड प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए इसको किस में डाला गया है, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में। चलिए, अब आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। तो अब एक आरबीआई एक्ट आया था, कब आया था, 1934। तो अगेन इस एक्ट में जो भी रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो आरबीआई फॉलो करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक एक्ट आएगा, तो इसका एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934। ये केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ 1 अप्रैल 1935। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते ये जो बैंक था ओरिजिनली पहले ये प्राइवेट था, लेकिन 1949 में ये बैंक पब्लिक हो चुका है, मींस नेशनलाइजेशन हो चुकी है इस बैंक की। आरबीआई नेशनलाइज्ड
इन 1949। इससे पहले ये प्राइवेट था। प्राइवेट बैंक का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। तो कुछ बैंक फिर सरकार ने अपने अंडर ले लिए थे। तो आरबीआई को अपने अंडर कब लिया था? 1949। फिर सरकार ने, आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, 1969 में भी कुछ बैंक्स की नेशनलाइजेशन की थी। मीन सरकार ने अपने अंडर लिए थे, वो थे 14 बैंक्स। फिर सरकार ने दोबारा नेशनलाइजेशन की इन 1980, तब सरकार ने 6 बैंक्स को अपने अंडर ले लिया था। क्लियर हुई? चलिए, ये बातें अभी नहीं करनी, हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। तो आरबीआई पहले प्राइवेट था, फिर नेशनलाइजेशन हो गई इसकी 1949 में। आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है ये पहले कोलकाता में था, लेकिन अब 1937 में ये मूव होके कहाँ पर आ गया था? मुंबई में। तो दोनों आपने करने हैं। फर्स्ट, इसका इनिशियली इसका जो हेड क्वार्टर था या सेंट्रल ऑफिस था वो कहाँ पर था? कोलकाता। अब कहाँ पर आ चुका है? मुंबई। कब? 1937 में। उसके आगे देखिए, आरबीआई अब किसके थ्रू चलता है? कहते हैं आरबीआई's अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई का काम कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड। किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर है? अब आगे देखिए, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल तो आपको पता ही है, चलो इसको रब नहीं करते। आरबीआई हमारी कंट्री का मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको फ्रेम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इकॉनमी में मनी सप्लाई कितनी रहेगी ये आरबीआई डिसाइड करेगा। आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है। आरबीआई जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनको एडवाइस देता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आरबीआई करेंसी को इशू करते हैं, वैसे ही हम फंक्शन में बात कर लेंगे, फंक्शन में कर लेंगे। आरबीआई सरकार को एडवाइस देता है। आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, उनका फ्रेंड है, उनका फिलॉसफर है, उनका गाइड है। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये तो हो गए आरबीआई के रोल। अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। तो फंक्शन क्या है आरबीआई के? ये आपको तो पता ही है, बहुत अच्छे से किए हुए हैं आपने। इशू ऑफ करेंसी, तो आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है टू प्रिंट करेंसी, टू इशू करेंसी। जितने भी करेंसी है वो सारे आरबीआई इशू करती है, लेकिन 1 रुपये का जो है नोट, कॉइन, उसको छोड़ के कॉइन्स जितने भी हैं वो सारे, और 1 रुपये का नोट ये आरबीआई प्रिंट नहीं करती। इसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अदरवाइज आरबीआई को इश्यूअर ऑफ द करेंसी बोला जाता है। फिर आरबीआई क्या है? सुपरवाइजर ऑफ, सुपरवाइजर किसका? कमर्शियल बैंक्स का। इसलिए आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंक्स बोला जाता है, बैंकर ऑफ द बैंक्स। इनको जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब आरबीआई को छोड़ के जितने भी बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स माने जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्यों? क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इनकी डीलिंग पब्लिक के साथ होती है। आरबीआई की डीलिंग कभी भी पब्लिक के साथ नहीं होती। आरबीआई किससे डील करता है? आरबीआई कमर्शियल बैंक से डील करता है, आरबीआई गवर्नमेंट के साथ डील करता है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, आरबीआई फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स के साथ भी डील करता है, लेकिन आरबीआई हमारी पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता। उसके लिए कौन से बैंक्स हैं? कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट उनसे पैसा लेता है और उनको पैसा देता है। हम पैसा कहाँ किससे लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। क्लियर है? चलिए, आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है।
मतलब जितना भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं उससे हमारे पास जितनी भी करेंसी आती है उसका रिजर्व कहाँ पर रहता है, आरबीआई के पास। आरबीआई के बाद कहाँ पर रहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। क्लियर है? चलिए, तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए वही जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फैमा आ चुका है हमारे पास इन 1999, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इशू ऑफ करेंसी की बात होगी। फिर आरबीआई बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स बैंक, सरकार को फाइनेंशियल एडवाइस देता है, सरकार के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करने में हेल्प करते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार को पैसा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी में, सेलिंग ट्रेजरी बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू वाइप अवे एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकॉनमी। अगर इकॉनमी में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आपने किया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। मींस सरकार क्या करती है, कुछ शेयर्स को इशू कर देती है पब्लिक में, तो लोग उनसे खरीदेंगे, तो जो सरकार लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार के पास चला जाएगा। और यही आरबीआई का मेन मोटिव था। तो आरबीआई उन बिल्स को इशू करने में हेल्प करती है। आरबीआई सरकार को 90 डेज़ का लोन भी देती है। तो इसमें और कुछ भी नहीं है। बैंकर्स बैंक हमने कर लिया। आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये आपको पता है, इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट को कंट्रोल मीन्स इकॉनमी में कितना पैसा आएगा, कहाँ से, कमर्शियल बैंक से, उसके बारे में बातें करेंगे। आरबीआई इकॉनमी को डेवलप करने में हेल्प करता है। आरबीआई को डाटा मैनेजमेंट भी बोला जाता है, मींस जितना भी बैंक्स का सारा डाटा रहता है वो सारा किसके पास है, फाइनेंशियल सेक्टर का, आरबीआई के पास। क्लियर है जी? आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी हमारा आरबीआई कंटिन्यू रहेगा, ये हम कल डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है आरबीआई। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, फंडिंग और नॉन फंडिंग, तो ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं स्टूडेंट्स।